अभी हम लोग आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो देखिए जो मैग्नेटिज्म है ना, ये बहुत पहले से ही हमारी नॉलेज में है और इसकी स्टडी होती रही है। 16th सेंचुरी से हमने सुनाई थी कहानी चरवाहे वाली, लकड़ी के बूट ले जाते हैं, कीला जड़ा होता है उनमें, है तो अंदाज़ा था, हम लोग को पढ़ते थे। लेकिन हम लोग ये मान के चलते आए थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, चार्जेस के जो कहानी है और जो मैग्नेट की कहानी है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टडीज़ हैं, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 1820 में एस्टर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करके शो किया कि दोनों कहानी एक ही सिक्के की हैं, ये अलग अलग नहीं है, सिक्के के दो पहलू हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड है, एक ही बात। क्या उन्होंने शो किया? उन्होंने ये शो किया, एस्टर्ड एक्सपेरिमेंट 1820, याद रखिएगा, कि एक सर्किट बनाया, वायर लिया, स्ट्रेट वायर, इस वायर के बाजू में कंपास नीडल रखी। कंपास नीडल मैग्नेट की बनी होती है, आपको मालूम है। ये हेड नॉर्थ और पूंछ इसकी टेल साउथ। इसमें करंट फ्लो नहीं किया, चुपचाप ये रुकी हुई थी। इसी सेटअप में जैसे ही की को ऑन किया, क्लोज किया मतलब, वैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होने लगी और हमें इस नीडल में पहले यहाँ थी, अभी डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्शन हुआ। उसके बाद जैसे ही हमने करंट को बंद कर दिया, वापस हो गई नीडल, फिर से ऑफ किया, नीडल वापस चली गई, फिर ऑन किया, फिर डिफ्लेक्ट हुई। और अगली बार हमने करंट का डायरेक्शन बदला तो पहले ऐसा डिफ्लेक्शन था, फिर ऐसा डिफ्लेक्शन होने लगा। तो हम ये समझ गए कि ये डिफ्लेक्शन होने का कारण यही करंट है, क्योंकि जब हम इसमें फ्लो कराते हैं तो वो हिलती है, जब फ्लो नहीं कराते हैं तो नहीं हिलती है, जब फ्लो उल्टा कराते हैं तो उल्टा हिलती है। हो ना हो इससे इम्पैक्ट हो रहा है। अब सवाल ये उठा कि अगर ये करंट इसके ऊपर अपना प्रभाव जमा रही है तो एक मैग्नेट के ऊपर प्रभाव जमाने के लिए एक दूसरा मैग्नेट ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। प्लस चार्ज को खींचना या धक्का लगाने का कार्यक्रम प्लस या माइनस चार्ज ही कर सकते हैं। जो जिस नेचर का है उसी नेचर का इम्पैक्ट झेलता है। तो प्लस पे अगर धक्का लगवाना है तो प्लस चार्ज लाना पड़ेगा या माइनस लाना पड़ेगा। तो अगर मैग्नेटिक नीडल पे धक्का लग रहा है तो कहीं पर मैग्नेट होना चाहिए, तभी धक्का मारेगा वो। तो क्या हम ऐसा सोच लें कि ये जो मैग्नेटिक, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है और वो इसको हिला रहा है? उन्होंने कहा बिल्कुल सोच ले, क्योंकि सच हो रहा है, ये तो हो रहा है, सामने दिख रहा है। तो यहाँ से ये थ्योरी आ गई कि इस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है नहीं? तो क्या ये मैग्नेटिज्म और डीप स्टडी फर्दर की गई, यही खेल खत्म नहीं तो शुरुआत हुई। और स्टडी की गई तो देखा गया जो मैग्नेटिज्म है वो अपने आप पैदा ही नहीं होता है, वो पैदा ही होता है चार्जेस से। जब चार्ज मोशन में होते हैं तो हमारा मैग्नेटिज्म पैदा होता है। यहाँ तक कि जो एक एटम होता है, एटम जानते हो ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, ये भी मालूम आपको। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ये भी मालूम आपको। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो भी वो एटम के अंदर मैग्नेटिज्म पैदा कर देता है। एटम के अंदर खुद ही मैग्नेटिज्म होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं चार्ज मूवमेंट में, तो एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ बना देता है। तो जहाँ भी चार्जेस फ्लो में रहें और कोई चीज़ आप लेते हैं एक साथ, एक एटम की बात हमने बताई, मान लो कोई सब्सटेंस उठाया, 1 चम्मच चीनी, शुगर, तो 1 चम्मच चीनी या शुगर में असंख्य मात्रा में एटम्स भरे हुए हैं। तो कोई एटम इम्पैक्ट दे रहा होगा इधर, तो कोई इधर, तो कोई इधर, तो कोई इधर, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? नील बटे सन्नाटा, 0। क्योंकि एक दूसरे से लड़ मारे ना, सब एक लाइन में चलते तो पावर मिलती। कोई इधर भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, क्योंकि वो तो एट रैंडम सेट है ना, उसके अंदर कुछ अंदाजा लग रहा है। तो जब 1 चम्मच शुगर लेके आते हैं तो उसका रिजल्ट हो सकता है आपको ना मिले, लगभग नहीं मिलता, कुछ में मिलता भी है, वो सब्सटेंसेस पढ़ते हैं आगे वाली क्लासेस में, नॉर्मली नहीं मिलता। क्यों? एक एटम में तो मैग्नेटिज्म है, लेकिन दूसरे वाला एटम अगर उसकी अपोजिट पार्टी का है तो दोनों ने एक दूसरे की कहानी खत्म कर दी है, दोनों पावरलेस है। आपका हाथ किसी ने पकड़ लिया और आपने उसका हाथ पकड़ लिया तो दोनों हाथ नहीं उठा पाएंगे, फंस गए दोनों, यही काम हो गया। आई बात समझ में? तो ये बात अब प्रूव हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है बढ़िया तरीके से कि मैग्नेटिज्म
कोई अलग फिनोमिना नहीं है। मैग्नेटिज्म कैसा फिनोमिना है? एक चार्ज से ही पैदा हुआ फिनोमिना है। ज़रूरी है चार्ज को चलना, अगर चार्ज रुका है तो मैग्नेटिज्म पैदा नहीं करता। करंट रुके में नहीं होती, करंट होती ही तब है जब चार्ज फ्लो करता है, जब चार्ज चलता है ना। बात पकड़ में आ रही है? तो हम यहाँ से कह पाए, ये हेडिंग को समझ पाए कि मैग्नेटिक इफेक्ट, ये इफेक्ट घुमा ऑफ करंट। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट समझा गया, ब्रेक थ्रू एक समझा गया जो हम लोगों की आइस को, दिमाग की आइस को मेल्ट किया उसने कहा ये दो अलग चीज़ें नहीं जो ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कई सौ सालों से, ये एक ही चीज़ है। और फिर बातें आगे बढ़ गई और उससे बहुत सुंदर सुंदर फिनोमिना डेवलप हुए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह जो देखते हैं आप, चार्जेस के फ्लो से और वगैरह वगैरह और चीज़ें, जैसे माइक पे बोलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, सब उसी का इफेक्ट है। आप जो बोलते हैं, देखिए स्पीकर हिला देते हैं, मैकेनिकल काम करा लेते हैं, स्पीकर देखिए हिलता है ना कि कुछ आवाज़ निकलती है उससे। ठीक, कई बातें हम लोग देखेंगे, समझ में आई बात क्या बताया हमने? ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब इसी का फ़ायदा क्या उठाते हैं कि मान लीजिए घरों में वायरिंग होती है, वायरिंग का मतलब बिजली के तार डाले जाते हैं घर में। इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग जो होती है वो कंसील होती है, कंसील मतलब दीवार के अंदर छुपी हुई, बाहर से अच्छे नहीं लगते ना। जहाँ पंखा लगाना वहीं पे निकाल दिया सॉकेट, पंखा चल रहा है, बल्ब लगाना बल्ब, बाकी सब छुपा हुआ है। पहले ज़माने में पाइप लगा करते, तो अगर कंसील वायरिंग, कंसील मतलब छुपा हुआ, कंसील वायरिंग है तो अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि तार इसके नीचे है कि नहीं? कहाँ है? पूरी दीवार थोड़ी तोड़ देंगे भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सफा चट दीवार चमकती हुई है और कोई दिक्कत है तो कैसे पता करें तार किधर से जा रहा है? पूरी दीवार तो उखाड़ नहीं सकते हम, फिर बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मान लीजिए आपने ऑन किया और कंपास को पास में ले गए, अब वहाँ से नीचे मान लीजिए इसके नीचे तार है, तो जैसे ही कंपास को ले गए कंपास तो ही हिल जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट है उस करंट का जो इसके नीचे से जा रही है। मेट्रो नीचे से जा रही ना, ऊपर हिल तो ऐसे ही नीचे से तार इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, और जैसे ही हमने मैग्नेटिक कंपास रखा उसका मैग्नेटिक इफेक्ट से कंपास हेलो सिग्नल दिया, आओ आपने कहा आ रहा हूँ, है ना, तो वो हिला और समझ के यही तार है, बस हमने गड्ढा किया, थोड़ा बहुत कटिंग की और सही कर लिया, या जो भी दिक्कतें थी निपटाई। आप कुछ अंदाजा लग रहा है? अगर ना होती तो कंसील वायरिंग में छुपी हुई चीज़ को खोदने के लिए भगवान ही मालिक था, पूरा ही तोड़ना फोड़ना पड़ जाता। समझ में आया? हाँ जी का क्या आगे अंशिका की स्टाइल बहुत बढ़िया रहती है ना अंशिका। चलिए आगे चलते हैं, फिर से अंशिका एक बार आया यार क्या बात है, आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे की कि जो हमें मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है वो तीन चीज़ों का मैग्नेटिक फील्ड समझना है। पहला स्ट्रेट वायर का, सीधा तार, लंबा सीधा तार, उसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर को होती है, कैसे पता करें डायरेक्शन उसका, कितनी होती है ये नहीं निकालेंगे, 12वें दर्जे में निकालोगे। दर्जा मतलब क्लास 12th में पढ़ेंगे आप। अभी आप ये देख लेंगे कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है, क्योंकि उस तार तरह तरह के चीज़ों में तरह तरह का डायरेक्शन पाया जाता है। फिर पढ़ेंगे सर्कुलर लूप, लूप मतलब छल्ला, उसमें करंट फ्लो कराएं तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और तीसरा पढ़ेंगे सोलेनॉइड, क्या होता है सोलेनॉइड अभी देखेंगे। सोलेनॉइड सिंपल सी बात होती है, एक ये आप एक ऐसा सिलेंडर ले लीजिए और इसके ऊपर तार लपेटना शुरू कर दिए, इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड का मतलब होता है, समझते हैं, जो तो इंसुलेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से टच ना कर जाएं। तो टच तो करती हैं, टच तो चढ़ाओगे तो टच तो करेंगी, लेकिन हाँ उसके क्या करते हैं, कभी अगर किसी की कॉइलिंग करते देखे हो मोटर वोटर बनाते दुकान पे, तो एक कॉपर वायर आती है, कॉपर वायर गोल्डन कलर टाइप की समझ लो, थोड़ी सी डार्क, तांबा का जो रंग होता है भाई,
वो कॉपर वायर को वार्निश में डुबो लेते हैं, वार्निश, तो उसके ऊपर वार्निश की एक लेयर बन जम जाती है वो इंसुलेटर का काम करती है, तो वो सूख जाती है, सुखा लेते हैं तो उसके ऊपर जम जाती है। अब उसको लपेटेंगे तो तार तो लपेट जाएगा, लेकिन सबके ऊपर शील्ड लगी हुई है वार्निश की, एक दूसरे से टच होते हुए भी टच नहीं हो रहे हैं, मतलब चढ़े तो एक दूसरे के ऊपर हैं लेकिन कॉपर टच नहीं हो रहा है। पहले हम सोचते थे कि ये तो नेकेड वायर है, तो इसको कुछ चढ़ाते हैं तो फिर इंसुलेटेड कहाँ रह गई, तो दुकान वाले के पास हम गए, हमने पूछा तो उसको मालूम ही नहीं था, उसने कहा भैया यही चढ़ाते हैं हम तो हमने ध्यान से उसको देखा, फिर दांत से छीला तो थोड़ा टेस्ट अजीब लगा हमको, चाट भी गया थोड़ा और चमकने भी लगा, तो हमने कहा यार इसमें कुछ अजीब है, छिल गया क्या? कहता हाँ भैया वार्निश चढ़ी है। बस उसने कहा, हम समझ गए कि वार्निश यही काम कर रही है। उसको नहीं मालूम क्योंकि उसका काम है लपेटना, लपेटे पड़ा, उसको क्या मालूम साइंस से, लेकिन हम लोग तो पढ़ लिख रहे हैं तो हम समझ गए कि ये कहानी वार्निश से कराई जा रही है। वरना हमने सोचा था ये प्लास्टिक चढ़ी होती, तो प्लास्टिक चढ़ाएंगे तो ये तो बड़ा हाथी बन जाएगा, बिल्कुल इतना मोटा, कहाँ लगाओगे मुसीबत आ जाएगी ना, कोई पल्ले पड़ रहा है क्या? तो इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर अगर घुमा घुमा के चढ़ा दोगे सिलिंड्रिकल, जिसकी डायमीटर से ज़्यादा लेंथ हो तो उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। ये केवल ये देखो तो लूप, केवल ये छल्ला कचाक दिख रहा है ये, और ये छल्ला लंबा हो गया अपने डायमीटर से काफ़ी लंबा, इतना तो बहुत ही लंबा है, इतना लंबा भी चलेगा कोई भी हो, तो वो सोलेनॉइड बन गया, चढ़ाते गए सोलेनॉइड हो गया। ठीक, एम्पियर जो नाम रखते हैं, एम्पियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार इसका नाम रखा था सोलेनॉइड, उन्होंने नाम दिया इसका सोलेनॉइड, फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था, नाम दिया था सोलेनॉइड, तब से ये नाम चला रहा है। मैं इसलिए बता देता हूँ कि ऐसा मत समझिएगा भगवान सब नाम दिए हैं, तथास्तु सब पैदा हो गया, ऐसा नहीं, हम ही लोगों ने नाम रखे, हम ही लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया कि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें, जिससे आप साइंस को प्यार से देख सकें, भीषण राक्षस की तरह ना देखें, दोस्त समझें अपना, जिसलिए है ना कि घोटना है आर्किमिडीज पता नहीं क्यों पैदा हुआ, नहीं ये नहीं, मतलब हमारी सहूलियत के लिए हुआ है सब। लगता है ना कितने बड़े बड़े सब थ्योरम दे गए, फार्मूले दे गए, बड़ा कष्ट का अनुभव हो रहा है आपको, रट ही नहीं पा रहे हैं। अगर प्यार से समझेंगे तो यू विल सो मच एक्साइटेड, आपको लगेगा अरे कितना बढ़िया है यार, और नहीं समझेंगे तो फेसबुक पे पोस्ट करते मिलेंगे फिर तो जैसा मैंने आपसे बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, इन कोर्स के हिसाब से इन तीन चीज़ों को समझना होगा अपने को राजनंदी। पहला स्ट्रेट कंडक्टर में, दूसरा सर्कुलर लूप में। स्ट्रेट कंडक्टर मतलब सीधा वायर तार, लूप का मतलब ऐसे, अब लूप में मिला तो सकते नहीं, ऐसे करना पड़ेगा थोड़ा, तभी तो करंट जाएगी, जब घुसेड़ देंगे गोल गोल तो करंट ही कहाँ से भेजेंगे, लूप। और तीसरा सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड का डायग्राम, ऐसे ऐसे तार लिपटा हुआ है इसके ऊपर, मान लो इसके नीचे से जा रहा है ऐसे और यहाँ से ऊपर से निकल रहा है ऐसे, तो समझ में आया? फोटो बढ़िया। अब स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं हम लोग, क्या जानना चाहते हैं इसमें कि स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट को फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या है, कितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ये जानकारी 10th में नहीं मिलेगी, ये 12th में मिलेगी। बहुत कुछ और पढ़ना पड़ेगा राजनंदी, अभी इतना पढ़ तो लो पहले। तो हम क्या जानना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किधर है, डायरेक्शन किधर है। तो जब स्ट्रेट लाइन कंडक्टर ही कंडक्टर है, ए से बी जा रहा है लंबा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी मिलती है? कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स, एक ही नहीं हर जगह ऐसे डालेंगे तार, ऐसे ये तार है, मान लो ये जरा यही वाला पकड़, ये तार है, बहुत मोटा है, पतला तार समझो, बहुत लंबा जा रहा है, तो यहाँ पे हर जगह ऐसे छल्ले मिलते जाएंगे, टुई टुई टुई, हर जगह चले 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 चले। यहाँ वाला ऐसे ऐसे 1 चल्ला 2 चल्ला 3 चल्ला 5 10 10, यहाँ भी 1 2 चल 10 20 30 50, समझ रहे? ऐसे चल्ले मिलते जाएंगे, तो ये छल्ले 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 पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने एक का बनाया है, ये नहीं समझना है कि एक ही छल्ला है, ये भरे हैं नीचे से ऊपर तक। ये पॉइंट ओ है, तो ओ का कंसेंट्रिक है, यहाँ ले लोगे ओ, ये ओ है,
यहाँ ले लो O1, तो यहाँ भी ऐसे गोले बनाने पड़ेंगे आपको, यहाँ लोगे तो यहाँ भी गोले, सब जगह बनाने पड़ेंगे, है ना। ऐसा मत समझना कि एक ही है। कोसेंट्रिक सर्किल्स, कितने सर्किल? अनगिनत, 2 4 5 नहीं, ठीक है। अब समझ में आया ये? अब इसको हम कैसे समझें कि इसका डायरेक्शन किधर से किधर, इसमें एरो लगाया है ना देखो, तो इसको जानने, ये मैग्नेटिक फील्ड का एरो है, करंट का ऊपर है, तो इसको जानने के 2 रूल हैं हमारे पास। एक बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि सब लोग राइट हैंड लेके आए आज, वो भी चुप है, समझ ही नहीं पाए। शिवेंद्र तो सो ही गया है खुली आंखों से। हाउ टू स्लीप, ये एक ट्रेनिंग लेगा कल, हाउ टू स्लीप विथ ओपन आइज, कम विथ मी। आँख खुली है, ब्रेन सो चुका है, आँख खुली हुई है, हाँ कुछ नहीं, नो हरकत, सो चुके हैं, मेंटली स्लीपिंग। वो मेरे साथ अब कह रहे हैं आप जाग गए। तो आप अपना दायां हाथ लेके आए, दायां हाथ मतलब राइट हैंड, और जिसने लबड्डा हाथ उठाया उसको घूसा मार दूंगा मैं आज, क्योंकि इतना ही नहीं पता कि दायां बायां कौन सा होता है, तो 10th में उसको फेल कर दिया जाएगा। फिर राइट हैंड कौन सा है? कम से कम एक आंसर तो सबने सही दिया, भले सरली सही। तो राइट हैंड उठाइए, जो आप भूल नहीं सकते, नहीं भी भूल के आए होते आप, और उसके बाद अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है। अंगूठा, थंब, थम्स अप वाला थंब। तो ये कई लोग को अंगूठा ही नहीं पता है, इसे अंगूठा बोलते हैं मेरे बच्चों, ये अंगूठा है, वो दिखाए टिल, वही वाला अंगूठा है। हंसने की बात नहीं है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तो ये तार है, इस तार में जिधर करंट जा रही है, करंट उस डायरेक्शन में अंगूठा। अंशिका देखो ठीक रखा है मैंने ना, हाँ किधर? ऊपर। क्यों जी? करंट ऊपर जा रही है तो ऊपर, अंगूठा ऊपर। और उसके बाद इन जो क्या बोलते हैं इसको, पाम को हम क्लोज करेंगे प्यार से, ऐसे, है ना। तो जब ये क्लोज करेंगे तो जिस तरफ ये उंगलियां घूमेंगी उसी तरफ डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये देखिए ऐसे घूमी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिख रहा है ना, ये देखो ऐसे दिख रहा है। और अगर हमने करंट ऐसे फ्लो करा दी तो बनेंगे तो कोसेंट्रिक सर्किल ही, लेकिन अब यहाँ पर राइट हैंड करंट नीचे ऐसे दिख रहा है, तो किधर जा रही है, जाएगा अब ये अंदर, ये अंदर और इधर वाला बाहर। ये इधर से आ रहा है तो ये इधर जाएगा। समझ में आया? राजनंदी की समझ में आ गया, आज लड्डू खाने को मिलेंगे। तो समझ में आया ना कहानी क्या हुआ है? तो ये कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से शिवेंद्र क्या निकाला तुमने? हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द स्ट्रेट कंडक्टर। फिर रिया एक दूसरे साहब भी तो वो भी रूल दे गए, कहेंगे मैं भी कुछ छोड़ूंगा, मैं भी दूंगा रूल। तो उन्होंने बनाया मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। उस जमाने में आपने कॉर्क देखी, कॉर्क जो सेंट वेंट की बोतल होती है उसके ढक्कन में लगा था कॉर्क, होम्योपैथी की दवाइयों में भी लगे रहते पहले, प्लास्टिक में आ गए। कॉर्क बंद नहीं कर सीसी को, वो भी नहीं, कॉर्क नहीं देखे हो? धीरे बोलो तो कहते नहीं देखे, तेज बोलो तो कहते देखा है, ये बढ़िया। तो ये जैसे कॉर्क बोतल होती थी, बोतल, तो ये ऐसे कॉर्क घुसा होता था, या कॉर्क जैसे कोई चीज़ लीक ना करे चकाचक, और ये ग्लास की बोतल रखी थी पुराने ज़माने में। तो इस कॉर्क को निकालने का जो तरीका था वो हाथ से नहीं, घुसड़ा रहता था पूरा, तो ये हाथ से निकालना मुश्किल होता था। तो इसके लिए एक स्क्रू आता था ऐसे, उसमें हैंडल लगा होता था, मेरे पास था बहुत पहले पापा के समय में, अब तो गायब हो गया था।
ये बन नहीं पाएगा हमसे, ऐसे ऐसे रहता था। समझ लो ऐसे ऐसे, ठीक है। ये बहुत बड़ा बन गया है, ऐसे आगे हिस्सा था इसका नुकीला, अब ये हत्था था, तो इसको घुसेड़ देते थे इसमें, टुई कॉर्क था ना, घुस जाएगा अंदर, और घुसने के बाद ऐसे घुमाएंगे तो ये अंदर घुसेगा, धीरे घुसेगा, ये चूड़ीदार फंस जाएगा, फिर सुक्त से खींच लेंगे, फिर पल्ले पड़ा। कॉर्क स्क्रू में इसको पहले रखेंगे तो घुसेगा थोड़ा, फिर ऊपर से इसे ये हैंडल है, उस हैंडल को घुमाओगे ऐसे 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 घुमाओगे तो ये आगे नहीं बढ़ने लगेगा, और ये टेढ़ा है इसलिए फंस जाएगा इसमें, और खींच लेंगे, फिर फंस जाएगा तो फिर कहाँ जा रहा है, खींचा और फिर निकाल लेंगे, ये नहीं लगा रहने दिया, हटा, कॉर्क खुल गया, फिर घुमाएंगे, फिर से घुसे, फिर खराब नहीं होता तो घूमेगा, पीछे कहाँ मुझे बाहर नहीं निकल आएगा, एक ही तरफ तो बढ़ेगा। पेचकस से ऐसे टाइट करते हो ना, कितनी घुमा दी टाइट हो रहा, ऐसे करो खुलता पेचकस, पेचकस देखा है ऐसे टाइट, कैसे टाइट होता है, ऐसे इसको ऐसे के बढ़ाओ तो घुसेगा, ऐसे करोगे तो खुलेगा। भाई ऐसे खोला, खोलने के बाद तुम्हें निकालना भी तो पड़ेगा, और खींचोगे तो 2 ही बार में कॉर्क खराब हो जाएगा। कॉर्क में चूड़ियां नहीं होती, लेकिन कॉर्क फंसेगा कैसे, अगर सीधा डालो खींचोगे तो सुट से वहीं बाहर हो जाएगा। कॉर्क में तुमने पतली तील डाली, खींचोगे तो कहाँ से आएगा, वो बाहर नहीं हो जाएगा, जाके कोई चीज़ फंसनी तो चाहिए कॉर्क में, नहीं फंसेगा। सीधे घुमाने में ये आगे बढ़ेगा, जैसे पेचकस बढ़ता है, क्लॉकवाइज बढ़ाओगे क्लॉकवाइज तो ये आगे बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाओगे तो पीछे निकलेगा, ऐसे 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 मुड़ा रहता है। इतनी देर लगे कॉर्क स्क्रू समझाने में, तो घुसेड़ा आपने खोल लिया। तो इन्होंने क्या बताया साहब ने कि अगर हम लोग इसको इस तरह से रखें कि इसको घुमाने पर आगे बढ़ने का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन हो, आगे बढ़ने का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन हो, तो जिस दिशा में हम घुमा रहे हैं उस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो यहाँ पर है, अब इसको अगर ये स्क्रू लगा दो ऐसे और ऐसे से घुमाओ तो आगे बढ़ेगा ये करंट की डायरेक्शन में। जब बढ़ेगा तो किस तरह घुमा रहे हो, इसी तरह घुमा रहे हो ना, बस आगे डायरेक्शन। भाई समझ में आई कि इसको अगर आगे बढ़ना है, ये इसको ऐसे तो कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे ना क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे तो ये कैसे कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज ऐसे घुमा तो ये किस तरफ जा रहा है, इस समय आगे जा रहा है, ये देखो ये जा रहा है तो क्लॉकवाइज मिल रहा है। पल्ले पड़ा कि नहीं, जब आप इसको घुमाओगे तो ये घूमेगा ना ऐसे ऐसे ऐसे, कोई हत्था इसका पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, पकड़ में आई बात। तो ये दोनों रूल एक ही चीज़ निकालते हैं, और भी साइंटिस्ट तो वही बना गए होंगे, लेकिन मेन यही है। और उसके बाद क्या होता है, जब आगे पढ़ लेंगे क्लासेस में ना, तो ये रूल तो रहते ही हैं, फिर सबका एक तिकड़मबाजी निकल आई एडवांस तरीकों में, सबका एक ही रूल हो गया फिर वेक्टर लॉ जब पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ये सब रूल कुछ अजीबोगरीब लग रहे हैं ना, ये ऐसे इसलिए बनाए थे क्योंकि जो भी साइंटिस्ट होता है वो अपने रूल को आसान बनाना चाहता है, तो उस ज़माने के हिसाब से जो घर घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उससे रिलेट कर देता है, जिसे सब लोग समझ पाएँ। उस समय कॉर्क स्क्रू हर जगह से रिलेट था, हाथ पैर भूल नहीं सकते हो इसलिए रिलेट कर दिया, ये तो हाथ का भी तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तो वो इसीलिए इसको रिलेट कर लिया गया। वरना अगर कोई तगड़ी चीज़ बना देते तो आधे लोग तो समझ ही ना पाते क्या होती है ना। तो इस तरह के रूल बनाए गए, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको मालूम होने चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल, कोई पूछे राइट हैंड थंब रूल किस काम में आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के काम में आता है। कैसे लगता है, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर शिवेन हम लोग अगर अपना राइट हैंड लें और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें, तो जिस डायरेक्शन में पाम घूमेगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल हमने बता ही दिया, पल्ले पड़ी बात। अब अगला हम लोग देखते हैं लूप की कहानी, सर्कुलर लूप में कैसे दिखता है। ये और मज़ेदार और सरल है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर समझना ही पड़े तो जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं नॉर्थ, जिस तरफ जा रही हैं साउथ, ठीक बनाना ही पड़ जाए तो
नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ को जाती हैं, लूप फॉर्म करती हैं। ठीक है, अब लूप की बात करते हैं हम लोग, तो इसको नोट कर लिया है, ये सर्कुलर लूप बन गया। अब सर्कुलर लूप में ना, पहले मैं जब पढ़ता था 10th में तो सोचता था यार कि लूप क्यों बोले, तो पूरा टच नहीं है। अब टच ही करा देंगे तो करंट जाएगी और आएगी कैसे, कुछ ना कुछ काफ़ी करीब रख के छोड़ देंगे। अब सर्कुलर लूप में, सर्कुलर लूप है ये करंट किस डायरेक्शन में जा रही है दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसमें कैसे पहचाने मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलती है यहाँ भी कोसेंट्रिक सर्किल होती है इस टाइप की, जैसे यहाँ ले लो तो ऐसे से मिलेगा, इसी तरह यहाँ, और पास जाते जाएंगे तो और दूर जा जाएगा फिर। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक, भरा होगा इस तरीके से, पूरा भरा होगा। अब इसमें अब बीच में जो लाइन मिलती है ना, ये स्ट्रेट मिल जाती है, लगभग पैरेलल, इधर वाली मिलके काटेगी तो एक दूसरे को है नहीं, टक्कर ले नहीं सकती, कट नहीं सकती कभी लाइनें, तो कटेंगे नहीं तो क्या हो, समझौता कर लेंगे, तुम मेरे साथ चलो, हम चलेंगे, मिलेंगे नहीं कभी, है ना, तो चालू हो जाती। तो मतलब यहाँ पे समझ गई। अब यहाँ पर नॉर्थ साउथ किधर होता है, तो लूप जो होता है, लूप मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो बनी है, जो गोले बनाए हैं, ये गोले का डायरेक्शन हम ऐसे बनाएं कि ऐसे बनाएं, कौन सा बनाएं, ये कन्फ्यूज़न है अभी। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए एक तो रूल वो लगा सकते थे, वो जो पहले पढ़ा था, उसकी जगह हम लोग दूसरा रूल पैदा कर लेते हैं, बना लेते हैं कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए, इसको इस ट्रिक से याद रखना है, नॉर्थ साउथ, कि नॉर्थ कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो ऐसे से एरो बनाए, एंटी क्लॉकवाइज करंट, ये कैसी है, क्लॉकवाइज करंट। जहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगी इस तरह डिजाइन बनाते हैं जिससे कि याद रह सके, नॉर्थ में ऐसे घुमा दीजिए तो एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ के स्टाइलिश में घुमा दीजिए तो क्लॉकवाइज। जिस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज करंट है वो नॉर्थ पोल बनेगा। इस समय ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, तो यहां पे बनेगा साउथ, और इसके पीछे साइड बनेगा नॉर्थ, रहने तो दोनों ही पोल हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ऐसे जो बना रहे हैं, वो पीछे से निकल के आगे की तरफ जाएगी ऐसे, भाई नॉर्थ से निकलेगी ना, ऐसे घूम के आएगी ऐसे, आ रही बात समझ में, नॉर्थ से निकलती साउथ में जाती है। तो अगर ये छल्ला लिया है आपने, कोई कड़ा वड़ा पहने हो, ये छल्ला है, जैसे रबड़ बैंड दिख गया, घटिया सा रबड़ बैंड, ये छल्ला मान लो, छल्ला पता नहीं दिख भी रहा नहीं दिख रहा है, ये कई लोग राजनीति को तो दिख ही नहीं रहा, पकड़ा गया मैंने। अरे भाई कोई है, चूड़ी उड़ी पहनी हो कोई, अच्छा चलो ये घड़ी मिल गई भाई, है चलो लाओ, बोल नहीं रही थी ऐसे, ये लूप है, लूप बीच में कटा होगा करंट भेजने के लिए। तो इसमें अगर हम लोग इसको फोटो देखें तो ऐसी करंट जा रही है, दिख रहा है, गायब हो गया लूप, गायब हो गया है, ऐसे जा रही है ऐसे। तो यहाँ पर साउथ है, तो इसके इस तरफ नॉर्थ है, पीछे इस तरफ साउथ है, इस तरफ नॉर्थ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और ऐसे घुस गई अंदर, पूरा चक्कर मारती ना ये, ऐसे घूमी। यहाँ पे कैसे की नहीं, नॉर्थ से निकली साउथ में घुस गई, नॉर्थ से निकली साउथ में घुस गई, ऐसे गई। नॉर्थ से अंदर नहीं आती, अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है, भी सिखाया था तुमको। अभी दो गुस्से एक साथ मार दूंगा। अभी तुम्हें बताया था कि मैग्नेट के अंदर किधर से किधर जाती है, साउथ से नॉर्थ ना, तो कहाँ जाएगी नॉर्थ से साउथ, अब पकड़ लिया इसमें, ठीक। तो बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर। आ गया समझ में? हाँ, ये लूपी मैग्नेट है। बात पल्ले पड़ी,
अनन्या की निकल गई, नहीं है ना, नहीं है, आ रहा है नहीं, आ रही है, आ गई है, आ रही है। कोई है जो कंफ्यूज हो गया है? ठीक है, तुम समझी गौरी? हाँ, तो ये नॉर्थ साउथ पहचानने का तरीका क्या है? ऐसे ही मान लो कोई लूप हमने बनाया आपको और ऐसे बनाया, इसमें करंट ऐसे जा रही है। राजनंदी बताई, राजनंदी क्या है इधर, बोलो। साउथ है, ठीक बता रही, ठीक समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अगला भी देख लो भाई। ये जो रूल मैंने बताए हैं, इस रूल का नाम रखा जाता है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बनती है, मैग्नेटिक फील्ड, वो किन बातों पे डिपेंड करती है? एक तो डिपेंड करती है करंट की वैल्यू कितनी है, जितनी ज़्यादा करंट उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और जितना बड़ा लूप उतना मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर। रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा समझ लो, मोटा मोटा बता रहे हैं, और करंट के प्रोपोर्शनल है। ये लिखना सही नहीं है वैसे, क्योंकि इसमें आप आगे देखेंगे तो कुछ और वैल्यू निकलेगी, स्क्वायर स्क्वायर। अभी समझ लीजिए कि बस घटेगी। अगर मैं ये लिख दूंगा, कोई देख रहा होगा वीडियो तो सर ने गलत लिख दिया। 12th में देखते तो डेरिवेशन आता है अलग टाइप का, वो r³ r² में जाता है, वो छोड़ देते हैं हम लोग। इतना समझते हैं r बढ़ाने पर भी घटेगा, अब सही, और i बढ़ाने पे भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? अब सोलेनॉइड की कहानी। ये देखिए सोलेनॉइड, जैसे मैं बताया था, ये एक सिलेंड्रिकल ले लीजिए आप कोई भी, उस पर लिपेट दिया गया है। जो डॉटेड लाइन है वो पीछे की लाइन है, और जो फ्रंट में गाड़ी दिख रही है वो आगे, क्योंकि पूरा लूप बनाएंगे ना चढ़ाने के लिए। लूप बनाने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसा बताया। इस पर अगर आपके सामने ऐसे लपेटेंगे तो फ्रंट वाला तार पूरा दिखेगा और पीछे वाला नहीं दिखेगा। दिखाने के लिए डॉटेड लाइन से दिखा दिया है इसमें। भाई लपेटोगे तो ऐसे ही ना, सामने वाला दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा, नहीं दिखने को डॉटेड दिखा दिया है, ठीक। अब इसके अंदर इसे बोलते हैं सोलेनॉइड। तो आपके पूछा जाता है कि व्हाट इज सोलेनॉइड, तो ये दो लाइन घोड़ लीजिए। सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। वही जो हमने समझाया था आप। अब यहाँ पर कैसी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। अब देखिए, अगर आप समझना चाहें, यहाँ पर अगर आप इधर से देखें इसको, तो कैसे करंट बह रही है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज तो क्या होगा? साउथ होगा। ये बन गया साउथ। यहाँ आ जाओ, साउथ है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्थ ही होगा। तो नॉर्थ से देखो निकली और साउथ को मैग्नेटिक फील्ड गई, इस तरीके से जाती है। ये दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे। और इसके अंदर जो जाएगी ऐसे लूप बनाएगी। तो अंदर इसके जो होती है ना, ये लगभग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ऐसे। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई बदलाव, अंदर की बात कर रहे हैं सोलेनॉइड के अंदर, और इस तरफ बाहर इस तरीके से निकल के लूप बनाती हुई वापस आ रही है। तो सोलेनॉइड की कहानी। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किन बातों पे डिपेंड करती है? तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो किन बातों पे डिपेंड करेगी? पहला, करंट की वैल्यू आई पर, कितना करंट फ्लो करा रहे हैं इसके अंदर। भाई कितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इन दी कॉइल, मतलब ये कितनी बार घुमाया गया है। मोटर बनाते वक्त इसकी खास ध्यान रखना पड़ता है। मोटर जब बनाते हैं, मोटर का मतलब इलेक्ट्रिक मोटर, चलने वाली मोटर नहीं बता रहे, इलेक्ट्रिक मोटर, कॉइल जो बनाते हैं, तो कितने टर्न्स इसमें लपेटे गए हैं उस पर ये वैल्यू डिपेंड करती है। और नेचर ऑफ कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल मतलब इसके अंदर क्या भरा गया है।
और इसके अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमने सिलेंडर को पकड़ा ना, इसी के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर भर दिया हमने। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, एक लोहा होता है जो मुलायम होता है, इसलिए बनता है वो, उसको भर देते हैं इसके अंदर। उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, आपके लेवल पे इतना बताना ठीक है कि वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता है। मैग्नेटिक, ये 12th में पढ़ेंगे आगे आप, कई तरह के मटेरियल मिलते हैं, उनमें से सॉफ्ट आयरन कोर एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को पसंद करता है, उसको बढ़ा देता है। और बढ़ाने के बाद स्पेशलिटी क्या होती है उसके अंदर, कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बंद करते हैं वो प्रॉपर्टी पूरी छोड़ देता है लगभग। अगर नहीं छोड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मान लीजिए क्रेन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं हम लोग, क्रेन ले जाते हैं, मान लीजिए कहीं पे कार बनती है, तो कार का इंजन कहीं बनता है, बोनट कहीं बनता है, उसकी छत कहीं बनती है। तो क्रेन से गए, छत के ऊपर लगाया मैग्नेट, चालू की, करंट चपक गया और फिर लेके चल पड़े हाथी की सूंड जैसा। अब उसको हमने, जब हम ऑफ करेंगे तो गिरे, तो उसको आराम से ले गए, इंजन के ऊपर रखा, चेचिस के ऊपर, उसका जो बेस रहता है। अब इसको हमने ऑफ किया तो पता लगा अंदर वाला मैग्नेटिज्म गायब ही नहीं हुआ, वो पकड़े पड़ा है। तो झटका थोड़ी मारेंगे, हथौड़ा लेके जुटेंगे, छोड़ो, ऐसा कहाँ हो पाएगा। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करें तो तुरंत ये डीमैग्नेटाइज हो जाए। वो प्रॉपर्टी मिलती है सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। लोहा भर देंगे तो लोहा क्या करेगा, मैग्नेटाइज तो करेगा लेकिन डीमैग्नेटाइज नहीं करेगा, वो छोड़ेगा नहीं जल्दी। लोहे को चुंबक के साथ थोड़ा रख दीजिए तो उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है थोड़ी सी चुंबक वाली, आपने देखी होगी। जैसे मैग्नेट के साथ जो पिन्स होती, पेपर पिन्स, तगड़ी 2-4 घंटे के लिए रख दीजिए तो फिर दूसरी पिन को चिपका, 2-4 घंटे नहीं, 5 ही 10 मिनट में दूसरे भी चिपका लेती है। समझ पाए हो, मैग्नेट है, उसमें चुंबक में 4 पिने, 2 पिने डाल दो, 5 मिनट के लिए फिर निकालो पिन, और जिसको चुंबक में नहीं लगा उसको लगाओ, तो वो पिन उसको खींच लेगी दूसरे पिन को, पल्ले बढ़ रहा है। इसीलिए तो इसलिए अब क्या है, वो उसके अंदर रिटेंशन रह जाता है इस प्रॉपर्टी का, रिटेंशन होल्ड करती है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी। तो पता लगा छत के ऊपर ले गए, कार छोड़ रहे हैं, अब ऑफ तो कर दिया लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा, मैग्नेट है उसके अंदर तो छोड़ेगा ही नहीं, तो परेशान हो जाएंगे हम। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए कि जब हम ऑन करें तो तुरंत चालू हो जाए, जब ऑफ करें तो तुरंत खत्म हो जाए। ऑन किया तो चप्पे से चिपका दिया, ऑफ किया तो छोड़ दिया, कोई पल्ले पड़ा गया। तो इसलिए हम वो मटेरियल लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके बीच में हम भर देते। आपके यहाँ ये पूछा जाता है कि एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप, तो आप कह सकते हैं देयर आर सेवरल विधीज, विधीज मतलब मेथड्स। नंबर 1 करंट की वैल्यू बढ़ा दो, नंबर 2 नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, नंबर 3 सॉफ्ट आयरन कोर बढ़ा दो, अंदर रख दो, और इसका जो रेडियस है वो कम रखो, ज़्यादा ना रखो, बढ़ जाएगा। सोलेनॉइड का क्या बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ये सारे जो हमने तीनों तिकड़में पढ़ी हैं, क्योंकि ये करंट से पैदा कर रही हैं अपनी बात, इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट्स भी मिलते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैब में, वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। नेचुरल मैग्नेट्स तो पत्थर के फॉर्म में मिलते थोड़े बहुत, मैग्नेटाइट कोर वगैरह और वगैरह, तो वो तो बहुत वीक मैग्नेट होता है, हमारे काम नहीं आता, हम उससे बेहतर मैग्नेट बनाते हैं। जो चुंबक है, बाहर मैग्नेट देखे होगे ना एक्सपेरिमेंट करते वक्त, वो खुदाई में नहीं मिला है, उसको बनाया है हम लोगों ने। ये मत समझ लेना गड्ढा खोद रहे थे निकल पड़ा, मैं हूँ उठा ले चलो घर, ऐसा नहीं हुआ है। जो खुदाई में मिलते हैं असल वाले मैग्नेट नेचुरल, वो काफ़ी वीक होते हैं। मैग्नेटाइट और मिला करते थे, आयरन ऑक्साइड्स, और जहाँ ये मिलते थे जिस कंट्री में, ग्रीक में कहीं, उसका नाम था मैग्नीशिया, उसी के नाम पे मैग्नेट पड़ गया। नामकरण तो हो नहीं था, कुछ रख दिया, वहीं मिला करते थे। उसका चाइना में भी बहुत मिलने लगे, चाइना में तो पता नहीं क्या खोज निकालते सब, वही खोज निकाले कि हमारा भी चिपक रहा है नहीं जूता, इंडिया वाले कह रहे पता नहीं क्या होता है सब, उसके बाद मालूम पड़ा थोड़ा। इंडिया वाले तो बहुत अभूतपूर्व योगदान करते हैं, बस उस समय जो है कम्युनिकेट करने में थोड़े पीछे रह जाते थे, अब तो वो भी सर्च कर रहे हैं। कुछ अंदाज़ा लगा क्या बोला हमने। तो ये जो मैग्नेट्स होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है। आर्टिफिशियल मतलब हमने जो बनाए हैं,
नेचुरल कौन सा एक पत्थर मिल जाएगा मैग्नेटाइट और वो ज़्यादा मैग्नेट है होगा, बहुत तगड़ा नहीं होगा। क्या बोलते हो? और ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कराने पे मैग्नेट बने, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगली बार बात करेंगे कि जो परमानेंट मैग्नेट्स है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या खूबियाँ पाई जाती हैं या क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।